चलो यार स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यार बॉडी प्लॉट से रिलेटेड क्या चीज़ें देखी थी। कुछ हमारे पास ट्रांसफर फंक्शंस गिवन थे, उसके रिस्पेक्टिव हम लोगों ने बॉडी प्लॉट एक रफ बॉडी प्लॉट बनाने की कोशिश की थी। अच्छा, उसके अंदर हमने मैग्नीट्यूड रिस्पांस देखा था और फेज रिस्पांस कुछ देखा था कि वो किस तरीके से बन रहा होता है, पोल का की वजह से क्या इफेक्ट आ रहा होता है हमारे पास स्लोप्स वगैरह में, और जीरोस वगैरह की वजह से क्या इफेक्ट आ रहा होता है स्लोप्स वगैरह में। ठीक है, तो ये चीज़ें देखी थी। एक एग्जांपल आसान सी देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तो इससे थोड़ा और आइडिया हो जाएगा कि मतलब बन किस तरीके से रहा होता है ट्रांसफर फंक्शन का फेज और मैग्नीट्यूड प्लॉट, यानी कि बॉडी प्लॉट जो है कंप्लीट, वो किस तरीके से बन रहा होता है। तो इसके अंदर जो है हमारे पास लेट से ये मेरे पास वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, अब इस एक्सिस एक्स एक्सिस के अंदर मैं फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस के ऊपर लिख देता हूँ कुछ 0, 1, 10, 100 और 1000। ठीक है, और आगे एक और 10,000 भी आ जाते हैं, 10K। ठीक है, चलो यहाँ तक तो हमारे पास ये एक एक्स एक्सिस ड्रॉ हो गया। अब इसके अंदर हो क्या रहा है यार, ये हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन गिवन है। अब इस ट्रांसफर फंक्शन में हमें क्या क्या चीजें दिख रही हैं, एक जीरो मौजूद है इसके अंदर और दो पोल मौजूद है। ठीक है, टोटल हमारे पास ये चीजें मौजूद है इस एक ट्रांसफर फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले जब मैं इस ट्रांसफर फंक्शन को फ्रीक्वेंसी वेरी कर रहा हूँ जब इस ट्रांसफर फंक्शन के ऊपर, तो मुझे 1 हर्ट्ज के ऊपर, क्योंकि जब मैं इसको इक्वेट करवाऊंगा इक्वल्स टू जीरो, तो मेरे पास 1 आएगा कुछ, तो 1 रेडियन पर सेकेंड के ऊपर मुझे क्या दिखेगा, हमारे पास एक जीरो की लोकेशन आ जाएगी, जीरो की पोजीशन आ जाएगी इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अच्छा, एम्पलीट्यूड जो होगा इसका अभी कितना है, 1 है। और 1 का अगर मैं डीबी निकालूं, यानी कि गेन जो है मेरे पास 1 है, तो 1 का डीबी में जब कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास 0 dB कुछ आएगा। तो एक्स एक्सेस की जो वाई एक्सेस पे मेरे पास पोजीशन है जीरो की, वो 0 dB 1 हर्ट्ज के ऊपर एक जीरो मौजूद है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से इस चीज का ना स्लोप मेरा इंक्रीज होना शुरू होगा, और ये स्लोप जो है वो इंक्रीज जो हो रहा है वो होता ही रहेगा उस वक्त तक जब तक कि कोई पोल वगैरह आके इसके स्लोप को कैंसिल आउट ना कर दे, इसके इफेक्ट को। ठीक है, तो ये इंक्रीज हो रहा है स्लोप, और इंक्रीज कब तक हो रहा है, ये उस वक्त तक हो रहा है जब तक कि मेरे पास 100 नहीं आ जाता। 100 जैसे ही आता है तो यहाँ पर मुझे एक पोल मिल गया। ठीक है, इस पोल पॉइंट के ऊपर, अब इस पोल ने इसको क्या किया, इसको जो +20 dB मेरे पास पर डेकेट था, पर +20 dB पर डेकेट, ये मेरे पास स्लोप था, जीरो की वजह से इंक्रीज हो रहा था। अब वो जो है पोल के इफेक्ट की वजह से वो डिक्रीज होने की वजह से, यानी कि पोल आने की वजह से वो -20 dB पर डेकेट हुआ। तो +20 dB -20 dB दोनों स्लोप एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। मेरे पास क्या आ जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन कुछ ड्रॉ हो जाएगी। वो स्ट्रेट लाइन कब तक ड्रॉ होते रहेगी, जब तक कि एक और पोल नहीं आ जाता। वो कितने पे आ रहा है, 10K के ऊपर। तो 10K तक मेरे पास स्ट्रेट लाइन आ गई, यहाँ पर मेरे पास एक और पोल आ गया। अब इस पोल ने क्या किया, मेरे पास 20 dB पर डेकेट के हिसाब से ये दोबारा से डिक्रीज होने लग जाएगा, जो मेरे पास स्लोप है। ठीक है, तो इसका स्लोप क्या हो गया, -20 dB पर डेकेट। ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, अब इसका स्लोप कितना था, 0 dB पर डेकेट, यानी कि डेकेट इंक्रीज होने पे कोई स्लोप में ना इजाफी हो रहा है ना कम हो रहा है स्लोप, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है तो 0 dB पर डेकेट। तो ये स्लोप इसका था। तो ये हमारे पास इसका जो है मैग्नीट्यूड प्लॉट, वो कुछ इस टाइप का बनेगा जब मैं इस ट्रांसफर फंक्शन से रिलेटेड बनाऊंगा। तो यहाँ तक हो गई बातें। अब क्या होता है यार, रिपीट कर दें सर, समझ नहीं आया सर पूरा। क्या समझ में नहीं आया अब इसमें।
सर पूरा स्लोप मतलब कि आपने यहाँ से पोल आया, पोल के बाद 20 अच्छा डीबी डेकेट के शुरू में से, और पोल पे आया, पोल पे उसने आप पे क्रॉस मारा। अच्छा, मैं रिपीट कर देता हूँ, एक मिनट। बीच में 10 डेकेट क्यों आपने मिस कर दिया, 10 डीबी? 10 हर्ट्ज ना? सर हर्ट्स। हाँ, ये क्यों स्किप कर दिया, अभी मैं देखते हैं अभी उसको। आ, मेरे पास जब ये ट्रांसफर फंक्शन था, तो इस ट्रांसफर फंक्शन को जब मैंने न्यूमिनेटर को सिर्फ अकेले में इक्वेट करवाया जीरो के, तो मेरे पास जीरो की लोकेशन क्या आई? जीरो जो है वो मेरे पास 1 रेडियन पर सेकंड के ऊपर मौजूद है, ठीक है। एक तो बात ये हो गई। अच्छा, दूसरी बात, मेरे पास पोल किस पोजीशन के मौजूद है? तो मेरे पास सबसे पहला पोल जो है वो कितने पे है? S = S+100 जो है वो =0 हो गया। तो मतलब S = -100, माइनस की साइन हमने इग्नोर कर दी। तो हमारे पास पोल की लोकेशन, पहले वाले पोल की लोकेशन 100 आ गई, ठीक है। 100 के ऊपर हमारे पास एक पोल मौजूद है। अच्छा, सेकंड पोल हमारे पास किस पे मौजूद है? जब मैंने ये वाली टर्म को, जो S + 10,000 है, उसको मैंने जब इक्वेट करवाया विद जीरो के, तो मेरे पास सेकंड पोल की लोकेशन क्या आई? 10 के ऊपर, ठीक है। तो मेरे पास ये अवेलेबल है डेटा कि Z यानी कि जीरो जो है वो 1 हर्ट्ज पे है, पोल जो है 100 पे है, दूसरा पोल जो है वो 10K के ऊपर है, ठीक है। तो यहीं से फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी कि मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर मेरे पास इनिशियली यानी कि 0 से 1 हर्ट्ज तक कोई ना पोल मौजूद था ना जीरो मौजूद था, तो मेरे पास जो वैल्यूज थी मैग्नीट्यूड की, एग्जैक्टली वही स्ट्रेट प्लॉट हो गई, सही है। अब जैसे ही मैं इस पॉइंट के ऊपर पहुंचा 1 हर्ट्ज के ऊपर, तो 1 हर्ट्ज के ऊपर मुझे क्या दिखा? एक जीरो दिख गया। तो एक जीरो की वजह से होता क्या है, मेरा स्लोप इंक्रीज करने लग जाता है। और इंक्रीज कब तक करेगा? इनफाइनाइट टाइम तक, यानी कि इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी तक ये इंक्रीज करना चाहिए। यानी कि मैं अगर इसको बनाऊं, तो ये जो लाइन है ना, ये डॉटेड लाइन मेरे पास कंटिन्यूसली चलते रहेगी, ऊपर बढ़ते ही रहेगी, +20 dB/डेकेड। अच्छा, अब इसको रोकने वाला कौन होता है, मतलब ऊपर जाने से? तो उसके लिए हमारे पास, जब अगर सिस्टम के अंदर कोई एक पोल वगैरह आ जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन में फिर कन्वर्ट हो गया। क्यों? पोल की वजह से जो है हमारे पास पोल का इफेक्ट क्या होता है, वो -20 dB/डेकेड करवाता है, सही है ना। और पोल कब आ रहा था मेरे पास? 100 वाली लोकेशन के ऊपर आया है पोल। तो 100 वाली लोकेशन के ऊपर मैंने एक क्रॉस बनाया, पोल को हम क्रॉस से शो करते हैं। तो उस पोल ने क्या किया, -20 dB/डेकेड जो है सिस्टम के अंदर एड अप कर दिया, ठीक है, जो स्लोप चल रहा था। अब मेरे पास लास्ट स्लोप क्या था? +20, उसमें मैंने एड अप किया -20। तो एक दूसरे का ये +20 और -20 कैंसिल आउट हो गए, तो स्ट्रेट लाइन इसीलिए ड्रॉ हुई है 100 के बाद से, सही है। अब ये 100 के बाद से जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है, ये कब तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होते रहेगी? ये उस वक्त तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होते रहेगी जब तक मेरे सिस्टम के अंदर कोई और पोल या कोई और जीरो मौजूद ना हो। अगर कुछ भी नहीं होगा मौजूद, तो ये थ्रू आउट आगे चलता रहेगा, ठीक है। यानी कि जीरो अगर चल रहा था, तो ये आगे चलता रहना चाहिए था इसे, इसको कोई रोकने वाला नहीं था। लेकिन रोकने वाला कौन आ गया अब इस सिस्टम के अंदर? एक 10K के ऊपर एक और पोल आ गया, ठीक है। 10K के ऊपर जब एक और पोल आया, तो उसने क्या किया, इस 0 dB/डेकेड वाले स्लोप के अंदर ना एड अप कर दिया एक नया स्लोप। वो नया स्लोप क्या है? पोल की वजह से -20 dB/डेकेड होता है। तो जीरो में जब मैंने ये सब्ट्रैक्ट करवा दिया -20 dB, तो मेरे पास इसीलिए स्लोप ये गिरना शुरू हो गया, नेगेटिव स्लोप आया, ठीक है। तो जब ये मैंने नीचे की तरफ ड्रॉ किया है, अब ये कब तक चलता रहेगा, नीचे जाता रहेगा, ये इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा, जब तक कि कोई और पोल या जीरो ना आ जाए। और इस सिस्टम में ना कोई पोल मौजूद है, इसके बाद ना कोई जीरो मौजूद है, तो मतलब ये डिके ही करता रहेगा थ्रू आउट, नीचे ही जाता रहेगा इसका स्लोप, ठीक है। तो ये हमारे पास एक मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स बन गया किस चीज का? इस ट्रांसफर फंक्शन का, ठीक है। यहाँ तक तो बात क्लियर है ना अब? सर क्रिस्टल क्लियर। चलो, बस हो गया।
तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड रिस्पांस बन गया। अब इसका मैं फेज रिस्पांस बनाना चाहूँ तो फेज रिस्पांस बनाने के लिए ना मुझे कुछ पॉइंट्स वगैरह लगाने होंगे। तो पॉइंट्स लगाने से पहले ना मैं एक एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरे पास लेट से फेज का एक्सिस है, ठीक है, 10K तक का या 100K तक का मैं ले लेता हूँ, ठीक है। 100K तक का मेरे पास ये एक एक्सेस आ गया, 0 से लेके 100K तक। अच्छा, अब इसका हम लोग फेज रिस्पांस बनाने चलते हैं। तो वो बनाने से पहले ना मैं कुछ चीजें देख लेता हूँ वो क्या रहा है हमारे पास अभी। तो सबसे पहले तो मुझे क्या दिख रहा है यार, इस पॉइंट के ऊपर यानी कि 1 हर्ट्ज के ऊपर मेरे पास क्या था, एक जीरो मौजूद था। तो जिस पॉइंट के ऊपर हमारे पास पोल या जीरो होता है, उस पॉइंट के ऊपर हमारे पास एंगल क्या मिल रहा होता है, 45। लास्ट टाइम जो भी एंगल चल रहा था उसमें 45 ऐड कर दो या 45 सब्ट्रैक्ट कर दो। 45 ऐड कब होता है, अगर जीरो था तो 45 ऐड होगा, अगर पोल था तो 45 सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर मेरे पास क्या था, 1 हर्ट्ज के ऊपर एक जीरो मौजूद था। तो जीरो की वजह से मैंने एक पॉइंट लगा दिया, कितने एंगल के ऊपर, +45 के ऊपर। इनिशियल एंगल मेरे पास कितना चल रहा था, 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री, क्योंकि इससे पीछे ना कोई पोल था ना कोई जीरो था। तो जो मैं इनपुट फ्रीक्वेंसी का मैं जो फेज दे रहा हूँ, वही आउटपुट फ्रीक्वेंसी का भी फेज मिलना चाहिए मुझे। तो कोई ट्रांसफर फंक्शन में मेरे पास फेज रिस्पॉन्स में कोई फर्क नहीं आ रहा है इसीलिए, ठीक है। तो 0 डिग्री मुझे इनिशियली इस वजह से मिल रहा है, सही है, यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, अब 45 मैंने क्यों ड्रॉ किया, 45 का पॉइंट मैंने इसलिए लगाया क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर मेरे पास एक जीरो आ गया था। जिस पॉइंट पे जीरो होता है उस पॉइंट पे मेरे पास 45 डिग्री होता है। उससे एक डेकेड बाद जो है मैं कंप्लीटली 90 के ऊपर पहुंच जाऊंगा, ठीक है। यानी कि जिस पॉइंट पे मेरे पास जीरो था उससे एक डेकेड पहले मैं 0 डिग्री था, उससे एक डेकेड बाद मैं कंप्लीट 90 के ऊपर पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो ये मैंने 90 के ऊपर लगा दिया, +90 +45, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है ना। जीरो की वजह से मेरे पास टोटल फेज शिफ्ट जो है वो 90 डिग्री का आना चाहिए, जो कि आ रहा है। ये रहा टोटल 90 डिग्री का फेज शिफ्ट। क्यों आया 90 डिग्री का फेज शिफ्ट, क्योंकि मेरे सिस्टम के अंदर एक जीरो आया था। किस हर्ट्स के ऊपर, 1 हर्ट्स के ऊपर। 1 हर्ट्स के ऊपर अगर जीरो था तो 1 हर्ट्स के ऊपर, एग्जैक्ट 1 हर्ट्स के ऊपर मेरे पास 45 डिग्री मिल रहे होंगे। उसके आगे मुझे 90 मिलेंगे, उसके पीछे मुझे जीरो मिलेगा, ठीक है। तो ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी फेस प्लॉट में, ठीक है। अब इस फेस प्लॉट को अगर मैं थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करूं तो मेरे पास क्या बनेगा यार, अ, मेरे पास अगर मैटलैब खुला हुआ हो तो मैं इसको नोट भी कर लेता हूँ। MATLAB। अच्छा जी, तो खैर ये क्या चल रहा है, 10 तक तो हमारा ये फेस प्लॉट कुछ बन गया। अच्छा, अब इसके आगे मैं देखना चाह रहा हूँ यार, इसके आगे मैं क्या देखना चाह रहा हूँ, इसके आगे मैं देखना चाह रहा हूँ, क्या देखना चाह रहा हूँ इसके आगे है, हाँ। इसके आगे हमारे पास क्या है, एक पोल मौजूद है। जब मैं आगे फेस प्लॉट ड्रॉ कर रहा हूँ तो आगे 100 हर्ट्स के ऊपर एक पोल मौजूद है। पोल की वजह से क्या होगा, मेरे पास जो लास्ट स्लोप चल रहा था, ठीक है, 90 हुआ, 90 होने के बाद ये स्ट्रेट हो जाएगा। ये नहीं होगा कि ऊपर 90 से और इंक्रीज होते जा रहा है फेस। 90 के बाद मतलब 180 हो जाएगा? नहीं, 90 के बाद ये 90 ही रहेगी वैल्यू थ्रू आउट, यानी कि फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज करते रहूं, मुझे 90 फेज मिलता रहेगा। और ये 90 फेज कब तक मिलता रहेगा, जब तक कि मेरे पास कोई और पोल या जीरो ना आ जाए, ठीक है ना। तो एक जीरो की वजह से मेरे सिस्टम के अंदर फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट मुझे क्या दिख रहा होता है, जीरो जिस पॉइंट पे आता है उधर मुझे 45 डिग्री में दिखता है। जब मैं उस फ्रीक्वेंसी को थोड़ा और इंक्रीज करता हूँ एक डेकेड तक तो मुझे 90 दिखता है। उस एक डेकेड इंक्रीज करने के बाद अगर और इंक्रीज करते जाऊं तो मुझे क्या दिखेगा, वो 90 ही रहेगा, अगर सिस्टम के अंदर एक अकेला जीरो होता और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वो 90 हुआ तो 90 ही रहेगा क्योंकि एक जीरो आया था। अच्छा, पीछे अगर जीरो से पीछे वाली फ्रीक्वेंसी उस पे देखूं तो मुझे मेरे पास क्या इफेक्ट आ रहा होता है, तो उससे पीछे वाली फ्रीक्वेंसी पे मुझे इफेक्ट क्या दिख रहा होता है कि जो लास्ट स्लोप चल रहा था ना वही चलता रहेगा थ्रू आउट। यानी कि 0 डिग्री था तो 0 डिग्री चलता रहेगा जब तक के कोई मुझे जीरो ना आ जाए मेरे सिस्टम में। तो जैसे ही जीरो आया इसने स्लोप जो फेज जो है वो इंक्रीज होना शुरू हुआ मेरा। फेज 45 पहुंचा, फेज 90 पहुंचा,
और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते जा रहा हूँ तो ये 90 की रह के स्टेबल हो गया। ठीक है, अब ये स्टेबल कब तक रहेगा? जब तक के सिस्टम के अंदर कोई और जीरो या पोल ना आ जाए। जबकि हमारे पास इस क्रॉस के ऊपर एक पोल आ गया। ठीक है, इस क्रॉस पे पोल आ जाने की वजह से मुझे यहाँ पे क्या दिखेगा? लास्ट टाइम जो वैल्यू चल रही थी ना, लास्ट टाइम वैल्यू क्या चल रही थी? 90। 90 में सब्ट्रैक्ट कर दो 45, क्योंकि पोल की वजह से जिस पॉइंट पे पोल होता है या जिस पॉइंट पे जीरो होता है उस पॉइंट पे हम लोग 45 का एंगल कुछ रखते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ तो वो +45 होगा या -45 होगा, डिपेंड पोल था कि जीरो था। तो अभी हमारे केस के अंदर पोल आया है, तो पोल की वजह से क्या होगा? मैंने एक 45, 90 -45 किया तो +45 के ऊपर एक पॉइंट बना दिया। ठीक है, और एक डेकेड बाद मुझे कौन सा पॉइंट मिलेगा? यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा। ये पॉइंट क्या बता रहा होगा भाई? मेरे पास जो है एक डेकेड बाद जो है वो कम्प्लीटली -90 डिग्री हो जाएगा। पोल की वजह से जो होता है वो फेस के अंदर -90 होता है, जीरो की वजह से +90 होता है टोटल। ठीक है, और ये जो स्टोरी होती है ये 2 डेकेड के अंदर हो रही होती है, यानी कि इस डेकेड से लेके इस डेकेड के अंदर ये स्टोरी होगी। तो मेरे पास जो ड्रॉ हुआ इसका फेस ब्लू से कर लेता हूँ। यहाँ से स्ट्रेट ड्रॉ हुआ इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक ड्रॉ होने के बाद मेरे पास ये दोबारा डिक्रीज होने लग गया। दोबारा डिक्रीज क्यों हो रहा था? क्योंकि मेरे पास 45 पहुंचना है। जिस पॉइंट पे मेरे पास पोल था उससे पीछे, यानी कि पोल से पहले ही फ्रीक्वेंसीज के ऊपर ये डिक्रीज होना शुरू हो गया था मेरे पास फेस। ठीक है, और कहाँ से फेज डिक्रीज होना शुरू हुआ? एक डेकेड पहले से। ठीक है, तो 100 के ऊपर मेरे पास पोल था तो एक डेकेड पहले 10 हर्ट्ज था। ठीक है, तो 10 हर्ट्ज के की पोजीशन से मेरे पास स्लोप जो है वो दोबारा डिक्रीज होने लग गया, क्योंकि उसको दिख रहा था कि आगे वाले डेकेड के ऊपर एक पोल का इफेक्ट आने वाला है। तो पोल के इफेक्ट की वजह से डिक्रीज हुआ, 45 एंगल डिक्रीज हो चुका कंप्लीट, यानी कि जो भी लास्ट था उसकी वैल्यू में से 45 डिक्रीज हो चुकी है वैल्यू। अब और डिक्रीज होए जा रहा है, कब तक होता रहेगा? जब तक कि टोटल फेज शिफ्ट जो है ना वो 90 का ना बन जाए। तो टोटल फेज शिफ्ट यहाँ से यहाँ तक का -90 है। ठीक है, +90 से स्टार्ट किया था, जीरो पे पहुंच गया हूँ, -90 का फेज डिफरेंस आ गया है क्योंकि पोल आया था। ठीक है, अब इस पॉइंट तक तो मेरा क्या बन गया यार? ये ड्रॉ हो चुका है। अब दोबारा से रेड पेन से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अब ये जो 90 था ना, ये जीरो जो हो गया है, ये जीरो होके आगे फ्रीक्वेंसी तक जीरो ही चलते रहना चाहिए था। क्यों जीरो चलते रहता है? क्योंकि लेट से अगर कोई आगे पोल वगैरह नहीं आता तो ये जीरो ही चलता रहता मेरे पास थ्रू आउट सिस्टम। मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते रहूं, मेरे पास 0 डिग्री ही आता रहेगा। ठीक है, मुझे इसका फेज रिस्पॉन्स क्या मिल रहा होगा? जब मैंने इनपुट फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज दी तो मेरे पास सर जीरो हमारे डिग्री पास तो आगे पोल आ रहा है ना, हाँ 10 अभी के से। आ रहा है, उसके ऊपर मैं आता हूँ थोड़ा सा। यहाँ तक का अगर मैं सिनेरियो बताऊं कि इनपुट की मैं फ्रीक्वेंसी अभी मैं 0 हर्ट्ज दिया हूँ, मतलब तमाम फ्रीक्वेंसी के ऊपर मैं इनपुट सिग्नल की फेज जो हूँ वो 0 रख रहा हूँ, तो मेरे पास आउटपुट पे फेज क्या दिख रहा है? मुझे आउटपुट पे फेज दिख रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, अचानक से इंक्रीज होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, 90 तक पहुंच गया मेरे पास फेस। मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा हूँ सिर्फ इनपुट सिग्नल की, ना फेस को छेड़ रहा हूँ ना एम्पलीट्यूड को छेड़ रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे आउटपुट पे फेस क्या शिफ्ट दिख रहा है? जीरो से स्टार्ट हुआ था, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से मैं 90 तक पहुंच गया, और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा हूँ तो 90 के बाद दोबारा डिक्रीज होने लग गया, जीरो तक पहुंच गया। अगर सिस्टम के अंदर इस पॉइंट के बाद ना कोई जीरो होता ना कोई पोल होता तो ये जीरो पे पहुंचने के बाद ये स्ट्रेट हो जाता, जीरो ही चलता रहता थ्रू आउट। लेकिन अब हमारे पास सिस्टम के अंदर क्या चल रहा है यार? एक और पोल आ जाता है, वो कहाँ पे आता है? 10K के ऊपर। तो 10K के ऊपर पोल आ जाने की वजह से मेरे पास क्या होगा? -90 और होना चाहिए। जो भी लास्ट वैल्यू चल रही थी उसमें -90 और होगा। और इसका रूल क्या होता है? जिस पॉइंट पे पोल आ रहा है उस पॉइंट पे 45 होगा, उससे एक डेकेड बाद जो है वो -90 हो जाएगा। एक डेकेड ये रहा 100 के मैंने यहाँ लगाया। ये पॉइंट हटा दो, ये पॉइंट हटा दो। तो एक डेकेड बाद यानी कि यहाँ पर ये एक डेकेड आ गया 100K का। ठीक है, तो 100K के ऊपर मुझे क्या दिख रहा है? -90। ठीक है, और इस पॉइंट के ऊपर मुझे क्या दिख रहा है? 45। ठीक है, माइनस में। ये क्यों हुआ? क्योंकि मेरे पास एक और सिस्टम में पोल आ गया था। पोल आने की वजह से हुआ क्या? लास्ट जो भी वैल्यू चल रही थी उस वैल्यू को मैंने क्या किया है?
डिक्रीज करवा दिया उसमें -45। तो -45 की वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा, और फिर दोबारा 45 कम होगा एक डेकेड बाद, और मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ। इस पॉइंट के बाद क्या होगा, अगर मैं और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते रहा हूँ इस पॉइंट पे, यानी कि 100 के पे पहुंचने के बाद फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज कर रहा हूँ 1 मेगा 1 गीगा तक जा रहा हूँ, तो ये फेज जो है ना अब स्ट्रेट हो गया, थ्रू आउट स्ट्रेट ही चलता रहेगा अब ये, क्योंकि आगे ना कोई पोल है सिस्टम में, ना कोई जीरो है। तो ये वैल्यू जो है फेस की, ये आगे थ्रू आउट कंटिन्यू रहेगी इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी तक। तो मुझे क्या दिख रहा है यार, इनिशियली सर फेज। आपने कहा सर पोल पर जब भी हमारा पोल आएगा तो -90 का आएगा ना डेकेड। बिल्कुल। तो आपने फिर 10K पे जब हमारे पास पोल आया है तो आपने -45 का डेकेड क्यों दिया है? पर डेकेड जो है वो 100। 45 आता है, लेकिन 2 डेकेड के अंदर पूरा 90 आएगा। 2 डेकेड कहाँ से कहाँ तक, जिस पॉइंट पे पोल है उससे एक फ्रीक्वेंसी से लेके, एक डेकेड पीछे से लेके एक डेकेड आगे तक, इन दोनों के दरमियान जो अगर मैं देखूंगा ना, तो टोटल 90 का फेज शिफ्ट होगा। ठीक है, सेम इसी तरीके तो से मतलब सर इन दोनों के हमारे पास दरमियान देखो 90 का ही होगा। क्यों? क्योंकि इस सेंटर वाले के ऊपर मेरे पास एक पोल आया था, इस सेंटर वाले के ऊपर एक पोल आया था, इस सेंटर वाले के ऊपर एक जीरो आया था, यहां से यहां तक 2 डेकेड है। ठीक है, तो सेंटर पे मेरे पास जीरो है तो सेंटर पे 45 है, सेंटर पे पोल है तो सेंटर पे 45 है, सेंटर पे पोल है तो सेंटर पे 45 ड्रॉ किया है मैंने। ठीक है, सर पोल टू पोल कितना फेज शिफ्ट होना चाहिए? पोल टू पोल यार वो डिपेंड करता है। अब इस वाले सिनेरियो के अंदर अ, 2 पोल आ रहे हैं तो टोटल 180 का होगा फेज शिफ्ट। टोटल 180 का मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर मैं देखूं तो मेरे पास सिस्टम में 2 पोल आए हैं, तो 2 पोल की वजह से मेरे पास कितना हो गया फेज शिफ्ट, +90 से -90 पे पहुंच गया हूं, तो टोटल 180 का फेज शिफ्ट हुआ ना तो ये। 180 जी सर। ठीक है। अच्छा, +90 पे मैं इनिशियली क्यों पहुंचा, क्योंकि मेरे पास एक सिस्टम में जीरो भी था। अगर सिस्टम में कोई जीरो नहीं होता तो मेरे पास क्या होता, जीरो से मैं स्टार्ट करता, 2 पोल की वजह से ये नीचे चले जाता मैं। ठीक है। सर अगर एक ही पोल होता 90 के बाद तो ये कांस्टेंट रहती फिर? एक ही पोल होता 90 के बाद, 90 मतलब 100 हर्ट्स के बाद, 100 हर्ट्स पे एक ही पोल होता। और तुम कह रहे हो कि ये 10K के ऊपर कोई पोल ही नहीं होता ये वाला, है ना? जी सर। तो तब क्या होता, तब ये होता, ये जो है ना एक ट्राइंगल बनता और फिर स्ट्रेट हो जाती वैल्यू, क्योंकि आगे ना पोल आया ना जीरो आया, तो वैल्यू में चेंज नहीं आना। फेस की फेस की वैल्यू में उस ठीक है वक्त सर। चेंज आता है जिस टाइम पे हमारे पास पोल या जीरो आने वाला होता है। अगले डेकेड के ऊपर आने वाला है मेरे पास पोल, तो मैंने क्या किया, जब भी मैंने इसकी वैल्यू जो है वो चेंज करना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि अगले डेकेड के ऊपर मुझे पोल दिख गया था। ठीक है, तो वैल्यूज जो चेंज होती है ना वो इसी लिहाज से चेंज होती हैं। ये तो मैंने वैल्यूज जो है ना ट्रांसफर फंक्शन की तुम लोगों को सिर्फ समझाने के लिए कुछ इस टाइप की लिए कि ओवरलैप नहीं कर रही एक दूसरे के ऊपर इनकी फेस की वैल्यू ना मैग्नीट्यूड की वैल्यू, तो थोड़ा सा आसान है ये वाला समझाना। जो पिछला यानी कि कल जो समझाया था ना ये वाला, इसके अंदर ना थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। इसके अंदर क्या था यार, हमारे पास 2 के ऊपर पोल मौजूद है और 10 के ऊपर पोल मौजूद है, यानी कि एक ही डेकेड के अंदर दो दो पोल मौजूद है, एक 2 हर्ट्स के ऊपर एक 10 हर्ट्स के ऊपर। डेकेड अभी मेरे पास कंप्लीट नहीं हुआ है, डेकेड कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 से 10 तक का होता है। ठीक है, 1 के दरमियान 2 आता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर पहुंचूंगा। ठीक है, तो मेरे पास 2 के ऊपर एक पोल है और एक 10 के ऊपर भी पोल है, तो एक ही डेकेड के अंदर 2 पोल आ रहे हैं, तो 2 पोल की वजह से जो है ना थोड़ा सा एक अजीब सा इफेक्ट आता है। तो जब भी तुम लोग देख रहे होगे ये 90 चल रहा था, सिर्फ इतनी सी देर के लिए ये माइनस हुआ, तो ये टोटल जो है ना, जो एक पोल की वजह से या एक जीरो की वजह से जो -90 होना चाहिए पूरा डेकेड के अंदर, 2 डेकेड के अंदर, तो वो हो नहीं पा रहा है। उसका कंबाइंड इफेक्ट हमें दिखेगा, 2 पोल आए हैं तो 2 पोल की वजह से कंबाइंड इफेक्ट तो हमारे पास वही मिलेगा मुझे। कंबाइंड इफेक्ट मुझे क्या मिलना चाहिए, टोटल 180 का, तो टोटल 180 का तो मुझे दिख रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, थोड़ा सा एक अजीब सा ही रिस्पॉन्स आ रहा है। तो तुम लोग अगर थोड़ा सा नोट करो ना, इसका स्लोप थोड़ा सा कम है, इसका स्लोप अचानक से बढ़ गया, और इसका स्लोप दोबारा से वापस कम हो गया। तो ये एक अजीब से इफेक्ट आ रहा है मेरे पास, क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है यही समझ नहीं आ रहा। यार इसमें यही हो रहा है ना कि
इस वाले पोल के लिए एक डेकेट कहां से कहां तक होगा, 2 से लेके 20 तक का, सही है ना? क्या मैं ये कह सकता हूँ 2 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज एक डेकेट इंक्रीज हुआ है क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। डेकेट का मतलब यही होता है ना, 10 से मल्टीप्लाई कर दो फ्रीक्वेंसी को जो भी। सर यस सर। तो 2 से 20 मेरे पास एक डेकेट ये, और 10 से 100 एक डेकेट ये, ठीक है। तो यहाँ पर इस दरमियान मुझे क्या दिख रहा है, फेस का ओवरलैप, कुछ यहाँ पर कुछ फेस चल रहा होगा। और मुझे ये भी पता है कि ये जो 10 के ऊपर पोल आया था, इसका इफेक्ट कहाँ से आना शुरू हो चुका होगा, वो 1 से आना शुरू हो चुका होगा, जबकि 2 वाले का इफेक्ट जो कहाँ से आना शुरू हो चुका होगा, 0.2 से। यही था ना रूल, एक डेकेट पीछे से उसका इफेक्ट आना शुरू हो चुका होगा, एक डेकेट बाद तक उसका इफेक्ट रहेगा, और दोनों के दरमियान टोटल में पर 90 का आना चाहिए फेज शिफ्ट। तो जब भी इसकी वजह से ना थोड़ा सा ओवरलैप हो रहे फेजेस, इस पोल की वजह से जो फेज आ रहा था और इस पोल की वजह से जो फेज आ रहा था, तो दोनों एड अप होके कुछ एक अजीब सा ही मेरे पास स्लोप अचानक से काफी इंक्रीजिंग स्लोप हो गया। फिर वापस से जो एक पोल की वजह से होता है डिक्रीजिंग स्लोप, वो हो गया दोबारा से, ठीक है। मतलब इस वाले पोल की वजह से इसका इफेक्ट जो था वो यहाँ तक रहा, और ये वाले पोल की वजह से जो इफेक्ट स्टार्ट हुआ था वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो जब भी इंक्रीज जो इफेक्ट हुआ, यहाँ पे डबल फेज आ रहा है, तो डबल एडअप होके थोड़ा सा ज्यादा मेरे पास स्लोप आ गया था फेज चेंज का। तो खैर, इस कॉम्प्लेक्स वाली चीजों में अभी ना पढ़ो, जो मेन जनरल रूल है ना वो यही है कि पोल आने की वजह से क्या होगा, एक डेकेट पीछे मेरे पास जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा या इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, डिपेंडिंग फेज किसका है, पोल का है या जीरो का फेज देख रहा हूँ मैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड रिस्पांस जो है ना वो सबसे आसान है बनाना, उसमें इतना मुश्किल नहीं होती। फेज रिस्पांस जो है ना उसमें थोड़ा सा मुश्किल होती है, ये थोड़ा सा अजीब सा आ रहा होता है उसके अंदर, मतलब फेज वगैरह जो है। अह, ठीक है, तो ये जो है ट्रांसफर फंक्शन से रिलेटेड उसका मैग्नीट्यूड प्लॉट और फेज प्लॉट जो है ना वो हम लोग कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर रहे होते हैं। अगर मैं दिखाऊं तुम लोगों को तो रन दिस सेक्शन, रन दिस सेक्शन, और इसको प्लॉट कर दो। या मैं काम करता हूँ, बॉर्ड है, अच्छा मैटलैब दिख नहीं रहा होगा तुम लोगों को। क्या क्यों? क्या कर रहे थे हम? शेयर स्क्रीन, न्यू शेयर, शेयर स्क्रीन, चलता हूँ। यार ये तो साइड में फेंको ना यार। यार ये मैटलैब, एक मैटलैब तुम लोगों का अभी तक हुआ है कुछ पाला वाला पड़ा है इससे, मैटलैब से? है भाई? नहीं पढ़ा पाला अभी तक? ग्रेट। तो कोई मसला नहीं है यार, हम अभी पढ़वा देते हैं पाला इससे भी। नहीं अ, कर। यार ये मैटलैब जो है ना एक सिंपल तरीन एक सॉफ्टवेयर है, जिसके ऊपर ना मैं तमाम किस्म की मैथमेटिकल इक्वेशंस वगैरह सब कुछ सॉल्व कर सकता हूँ, और प्लॉटिंग वगैरह ये सारी चीज़, मैथमेटिकल मॉडल्स वगैरह जो हैं अपने सिस्टम्स वगैरह के, वो भी हम लोग कर सकते हैं, प्लॉट वगैरह। तो मेरे पास एक सिंपल सा सिस्टम है HS2, ठीक है। इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या है मेरे पास, दिख रहा है तुम लोगों को ये 2953 डिवाइड बाय S प्लस 2953, ठीक है। तो इसके अंदर मेरे पास गेन क्या हो गया, ये न्यूमिनेटर में जो कुछ भी लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में S के बाद जो कुछ भी लिखा हुआ है, ये मेरे पास क्या है, पोल की लोकेशन, ठीक है। यहां तक तो समझ में आता है ना, ये तो देखी हुई चीज है, ठीक है।
यहाँ तक तो कोई इशू नहीं। अच्छा, अब मैंने क्या किया यार, इसके अंदर एक फंक्शन होता है बॉर्डे प्लॉट HS2 का, मैं बना देता हूँ। ये वेरिएबल के अंदर मेरे पास ये ट्रांसफर फंक्शन स्टोर था। अच्छा, इसका जब मैंने बॉर्डे प्लॉट बनाया ना, तो मेरे पास कुछ ये बन के आया है, ठीक है। ग्रिड ऑन, सही है भाई। तो मेरे पास ये ट्रांसफर फंक्शन से रिलेटेड मेरे पास क्या बन के आया, एक बॉर्डे प्लॉट बन के आया। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या थी, 2953, ठीक है। तो 2953 के ऊपर मेरे पास कोई पोल होना चाहिए, तो कर देते हैं यार 2953। अच्छा, पोल देखना है ना, तो सबसे आसान काम होता है, फ्रीक्वेंसी 45 जिस पॉइंट पे है ना, वहां पर पोल होगा। अबे बंद हो जाना। राइट क्लिक, डिलीट ऑल डेटा टैब्स। ये पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर मेरे पास पोल मौजूद है। 45 डिग्री इसलिए आ रहा है, उससे एक डेकेड पीछे, यानी कि ये किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आ रहा है, 2953, यानी कि 10⁻³ में जो सेकंड वाला मेरे पास वो है पॉइंट, ठीक है। तो सेकंड वाले पॉइंट से मेरे पास वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो गई थी, और सेकंड वाले पॉइंट तक मेरे पास वो तकरीबन 90 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। हम लोग जो ड्रॉ कर रहे थे वो थोड़ा सा आइडियल था। जो प्रैक्टिकल होता है ना, तो उसके अंदर वो कुछ इस टाइप की एस टाइप का कर्व आ रहा होता है मेरे पास, जो स्लोप वगैरह में होता है, ठीक है, जो फेज रिस्पॉन्स होता है। तो ये हमारे पास एक ट्रांसफर फंक्शन से रिलेटेड उसका फेस प्लॉट बन गया। सेम इसी का अगर मैं मैग्नीट्यूड प्लॉट देखूं, तो मैग्नीट्यूड प्लॉट में क्या होता है यार, अगर मैं एक्यूरेट बताऊं, तो मैग्नीट्यूड प्लॉट में एक्यूरेट क्या होता है, जिस पॉइंट पे हमारे पास पोल या जिस पॉइंट पे हमारे पास जीरो है, उस पॉइंट पे मेरे पास मैग्नीट्यूड जो होगा ना वो 3 dB होगा। तो इसीलिए हमने जब कैलकुलेशंस वगैरह देखी थी डीबी में कन्वर्जन्स वगैरह की, तो +3 dB और -3 dB इसका हम लोगों ने लाजमी देखा था कि ये होता क्या है। तो हमारे पास जो है, जिस पॉइंट पे पोल मौजूद है उस पॉइंट पे हमारे पास गेन जो है ना आधा हो जाना चाहिए। तो पोल की लोकेशन ढूंढने का ट्रांसफर फंक्शन की, अगर ये बॉर्डर प्लॉट गिवन हो, तो ढूंढने का ये तरीका होता है, 3 dB देखते हैं हम लोग कहाँ पर आ रहा है। जिस पॉइंट पे 3 dB आ रहा है, मतलब हमें पता चल गया यार इस पॉइंट के ऊपर पोल मौजूद है। इस पॉइंट से मेरे पास अगर मैं स्लोप चेक करूं, तो पर डेकेड जो है ना वो 20 गिर जाना चाहिए, ठीक है। तो इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड की -3, और इस पॉइंट पे यानी कि -3 को अगर मैं इग्नोर करूं, तो 0 वैल्यू से चलता हुआ आ रहा था मैं पीछे, ठीक है। मैग्नीट्यूड मेरे पास 0 है, इस पॉइंट पे मेरे पास क्या हो गया, -20 हो गया मैग्नीट्यूड डीबी। तो एक पोल की वजह से हमें जो पता था -20 dB पर डेकेड, एक डेकेड में डिक्रीज हो जाना चाहिए। तो पोल से इस पॉइंट तक मेरे पास एक डेकेड आया है, इस एक डेकेड के अंदर मैं 20 dB डिक्रीज हो गया हूँ, उसकी वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड की। तो ये सारी चीज तुम लोग बना सकते हो इसके ऊपर, मैटलैब वगैरह के ऊपर भी। तो मैं नहीं कहूँगा बनाओ, बस दिखाने के लिए कि ऐसा भी कुछ होता है टूल वगैरह, उससे मेनली हम लोग निकाल सकते हैं आराम से ये सारी चीजें जो कुछ भी हैं। तो ड्रॉ वगैरह करने की ना टेंशन नहीं लेना, ये सिर्फ बस एक कॉन्सेप्ट है कि मैं अगर रफ आइडिया वगैरह लेना चाहूँ अपने किसी भी सिस्टम का, मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, तो उसके रिस्पेक्टिव मेरे पास क्या फेज मिल रहा होगा, किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर मैं उस सर्किट वगैरह को ऑपरेट कर सकता हूँ। हम लोगों ने शुरू में एक रेजिस्टर और एक कैपेसिटर लगा के उसका ट्रांसफर फंक्शन भी निकाला था। सेम इसी तरीके से मैं एक रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, इन तीनों चीज़ों को आपस में मिला दूं, तो इसका भी एक एक ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकता हूँ। अगर मैं कैपेसिटर के ऊपर मैं VC फाइंड आउट कर लूँ, ये मेरे पास लेट से वी आउट, आउटपुट वोल्टेज यही था, तो आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, इनपुट में यहाँ पे कुछ कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं देखना चाह रहा हूँ इस आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट को का ट्रांसफर फंक्शन मेरे पास क्या आ रहा है। लेट से वो कुछ ये आ रहा था सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, तो इसका हमारे पास रिस्पॉन्स क्या है। अब इस रिस्पॉन्स के लिहाज से मैं इसको किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऑपरेट करूं, किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऑपरेट ना करूं, एम्पलीट्यूड में क्या रखूं, वो सारा आइडिया हो जाता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में रहते हुए, ठीक है। तो खैर, एनोटेशन क्यों खोल दी थी मैंने, ठीक है। तो ये सारी तो बातें हो गई बॉर्डर प्लॉट से रिलेटेड, और बॉर्डर प्लॉट वगैरह हम लोग क्यों ड्रॉ कर रहे होते हैं, उससे हमारे पास फायदा वगैरह क्या आता है, ठीक है।
तो यहाँ तक तो हो गया है मसला खत्म। अच्छा जी, अब आते हैं डीएनए की स्लाइड्स। 15 का है ना, 15, इसके ऊपर आते हैं। अच्छा जी, एक नया टॉपिक अब स्टार्ट हो रहा है, रेजोनेंस से रिलेटेड। रेजोनेंस क्या होती है, क्यों देख रहे होते हैं, हमें काम होता भी है रेजोनेंस से रिलेटेड चीजों का या नहीं होता, किसी भी सर्किट में रेजोनेंस कब आती है, उनसे रिलेटेड तमाम बातें जो हैं वो देखी जाएंगी। तो 10 मिनट में हम लोग जो देख सकते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ है ना, हाँ चलो। तो रेजोनेंस क्या होती है यार, रेजोनेंस जो होती है ना, उसको अगर मैं किसी सर्किट के लिहाज से बताऊं तो ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, सर्किट के लिहाज से, सर्किट ही है यार कोई, सही बदतमीज लोग हैं आप, एक सर्किट नहीं डाला, ये डाला है ना। अच्छा जी, खुद ही बना लेते हैं, इससे ज्यादा आसान है। मेरे पास ना एक रेजिस्टर है, एक इंडक्टर है और एक अदद कैपेसिटर है, ठीक है। तीनों को मैंने आपस में सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। इसको मैंने एक इनपुट साइन वेव से कनेक्ट कर दिया है, इसके ऊपर मैं वी आउट चेक कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी तक जो हमने बॉर्डर प्लॉट वगैरह का हमने कॉन्सेप्ट देखा है ना, सेम वही कॉन्सेप्ट हम लोग इधर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा वी इन है जो कि किसी ओमेगा फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये मेरे पास कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टर, ये तीन चीजें मेरे पास लगी हुई हैं। कैपेसिटर के ऊपर मैं आउटपुट वोल्टेज दे रहा हूँ, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट करवा दूं, ठीक है, यानी कि वी आउट डिवाइड बाय वी इन, तो ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा मेरे पास, सही है। तो ट्रांसफर फंक्शन आ गया। अब मैं इस ट्रांसफर फंक्शन का बॉर्डर प्लॉट वगैरह ड्रॉ करना चाहूँ, बिल्कुल हो सकता है, कोई इशू नहीं है वहां तक तो, ठीक है। तो अब आते हैं यार, जब हमने बॉर्डर प्लॉट इसका ड्रॉ किया ना, तो हमारे पास यार कुछ रिस्पॉन्स जो है ना इसका कुछ इस टाइप का आ रहा है, आते हुए दिखा हमें, ठीक है। जो हमारे पास रिस्पॉन्स था वो सीधा सीधा चल रहा था, मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स ये मैंने बनाया है, ठीक है। मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स सीधा सीधा चलते हुए आ रहा था, एक अचानक से पीक आई और फिर डिक्रीज हो गया ये दोबारा से, ठीक है। तो इस सिस्टम के अंदर अगर मैं इस टाइप का प्लॉट हो मेरे पास मैग्नीट्यूड प्लॉट, तो मुझे देख के क्या पता चल रहा है, शुरू में अगर वैल्यू कम थी तो कोई ना कोई जीरो था मेरे सिस्टम के अंदर, कहीं ना कहीं तो था। जीरो होने की वजह से जब भी वो इंक्रीज होना शुरू हुआ है उसका स्लोप, ठीक है। और फिर अचानक से यहाँ पर पोल आ गया हमारे पास, एक आया पोल या दो पोल आए एक ही पोजीशन के ऊपर, या थोड़ा सा आगे पोजीशन के ऊपर, ठीक है, जो भी हुआ है, लेकिन कम से कम दो पोल हैं इस पॉइंट के ऊपर। जब भी उसने एक जीरो का इफेक्ट भी कैंसिल किया और डिक्रीज भी करवाया मेरे पास रिस्पॉन्स को, तो टोटल दो पोल तो आने चाहिए कम से कम, ठीक है। तो मेरे पास ये जो है, इसका जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे क्या पता चल रहा है, इस सिस्टम के अंदर ना एक जीरो मौजूद होगा और दो पोल मौजूद होने चाहिए, ठीक है। तो उसके लिहाज से मेरे पास कुछ इस टाइप का प्लॉट बन जाएगा। अच्छा, अब इस प्लॉट को जब मैंने देखा ना, थोड़ा सा इवेल्युएट वगैरह किया, तो मुझे क्या दिख रहा है यार, जिस पॉइंट पे एग्जैक्टली मेरे पास दो पोल आ रहे हैं, यानी कि जिस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड की पीक है, वो मेरे पास ना रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है इस सर्किट की, ठीक है ना। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अब क्या होती है, यानी कि ओमेगा रेजोनेंस वगैरह या एफ रेजोनेंस, चाहे हर्ट्ज में देख लो या रेडियंस में देख लो, बस कन्वर्जन है एक छोटी सी 2 पाई वाली। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे ना वो क्या रहा होता है, इंडक्टर का और कैपेसिटर का इफेक्ट जो है ना वो कैंसिल आउट हो जाता है, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट कैंसिल आउट कर रहे होते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है सर, ऑल्सो नोन एज ईगन फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब? आइगन फ्रीक्वेंसी को ही हम लोग कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, आइगन फ्रीक्वेंसी कह लो, नेचुरल फ्रीक्वेंसी कह लो, या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कह लो, ठीक है, तीनों एक ही बातें। जहाँ पर रेजिस्टर्स लगे हुए हैं या इंडक्टिंग इंडक्टिंग टाइप, मतलब जो रेजिस्टेंस वाले मटेरियल जैसे लगे हुए हैं, जैसे आर एल सी, तो वहीं पे हमारे पास ये होगा प्लॉट होगा। आर एल सी मतलब मुझे बात समझ में नहीं आई तुम्हारी।
पे पोल आ रहा है सर, वो किसकी वजह से आ रहा है सर्किट में? पोल क्यों यार आ रहा है? मेरे पास पोल क्यों आ रहा होता है जब मैं कैपेसिटर और एक रेजिस्टर आपस में सीरीज में लगा देता हूँ। देखो होता क्या है यार, रेजिस्टर फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है या नहीं है? सर है। है। इसके मतलब इम्पीडेंस के फॉर्मूला में ओमेगा तो नहीं आता। रेजिस्टर नहीं सर, वो है ना आपका इंडक्टर एंड वो, मतलब ये इनडिपेंडेंट है, तुम ये कह रहे हो ना? ये इंडिपेंडेंट है। बिल्कुल, ये फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट है। इसको मैंने अगर जोड़ दिया एक फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट एलिमेंट के साथ, तो क्या हो रहा है भाई? ये एक्सी है ना, ये तो ये हो फ्रीक्वेंसी गया। डिपेंडेंट है। एक्सी किसके बराबर होता है? 1/j ओमेगा सी के। ठीक है, ओमेगा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हो क्या रहा है, इस कैपेसिटर की ना इम्पिडेंस जो है वो चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। मतलब हम अगर फ्रीक्वेंसी वाले कुछ भी मतलब जैसे पार्टिकल्स लगाएंगे तो हमारे पास पोल जनरेट होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली यही पॉइंट था मेरा कहने का। पोल क्यों जनरेट हो रहा है? ये इंडिपेंडेंट है, यानी कि फ्रीक्वेंसी चेंज होने के ऊपर इसकी रेजिस्टेंस के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 1K थी तो थ्रू आउट 1K रहेगी। जबकि स्टार्ट में लेट से इसकी 1K थी, मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते जा रहा हूँ 1K से, ये डिक्रीज होते जाएगी फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा हूँ रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है। रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है तो इसके ऊपर का आउटपुट वोल्टेज भी मेरे पास डिक्रीज हो रहा है। और सर अगर हमारे पास से जब भी हमें इंडक्टर और कैपेसिटर साथ में लगे हो तो? हाँ उस पे भी आ रहा हूँ थोड़ा सा, 2 मिनट रुको यार। तो इसकी वजह से मुझे क्या दिख रहा है, डिक्रीज हो रहा है मेरे पास मैग्नीट्यूड, तो इसका मतलब क्या है, पोल का इफेक्ट आ गया है ना। पोल में ही होता है ना -20 dB/डेकेड, समथिंग लाइक दैट। ठीक है ना। तो आर और सी का जब मैंने कॉम्बिनेशन सीरीज में लगाया तो मेरे पास ये हो गया। अच्छा, इसको एक और लिहाज से देखें, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। यस सर। फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। रेजिस्टर इंडक्टर है? नो रेजिस्टर है। सर। नो रेजिस्टर सर। नहीं है, ठीक है। रेजिस्टर के ऊपर मैं आउटपुट देखूं तो ये क्या होगा अब? मैं इनपुट पे जो भी वोल्टेज दे रहा हूँ, आउटपुट पे मेरे पास क्या मिल रहा है? मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते जा रहा हूँ, इसकी रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होते जा रही है, इसकी रेजिस्टेंस वही है कांस्टेंट। ठीक है। तो मेरे पास आउटपुट क्या है? शुरू में जो है वो वोल्टेज डिवीजन आधी आधी हो गई, लेट से ये 1K थी, ये भी 1K था। सही है, दोनों 1K इक्वल डिवीजन, आधी वैल्यू मिल गई मुझे आउटपुट पे। जो मैंने इनपुट का मैग्नीट्यूड अगर 1 वोल्ट दिया था तो आउटपुट पे मुझे 1/2 वोल्ट यानी कि 0.5 वोल्ट मिल गया। सही है, आधा आधा ड्रॉप हो गया। अब मैं जैसे जैसे डिक्रीज कर रहा हूँ ना फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ रहा है आउटपुट के ऊपर, 0.5 से ना ये इंक्रीज होते जाएगा। ऐसे ही होगा, क्योंकि इस रेजिस्टर की वैल्यू बड़ी है तो बड़े वाले के ऊपर ज्यादा ड्रॉप आता है, छोटे वाले के ऊपर कम ड्रॉप आता है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा हूँ तो ये 1K से कम होके कुछ और हो जाएगी, वैल्यू कम होगी लेकिन जो भी होगी कम होगी। ठीक है। तो वैल्यू इंक्रीज होने चाहिए। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा हूँ मेरे पास आउटपुट पे ये पास कर रहा है, आउटपुट पे ज्यादा वोल्टेज आने लग गया है। तो मेरे पास एक जीरो का इफेक्ट दिख रहा है, यानी कि इंक्रीज हो रही है वैल्यू। ठीक है, पोल का इफेक्ट हमने देख लिया, जीरो का इफेक्ट देख लिया। अच्छा, इंडक्टर में भी इसी तरीके से हो रहा होता है, बस इंडक्टर में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। इंडक्टर में इस जब मैं इस कैपेसिटर को रिप्लेस करके मैं इंडक्टर बना दूं ना, तो इसके अंदर मेरे पास जीरो आ रहा होगा। जब मैं इस कैपेसिटर को रिप्लेस करके इंडक्टर बना दूंगा, इंडक्टर से रिप्लेस कर दूंगा, तो मेरे पास यहाँ पर पोल आ जाएगा फिर। तो इंडक्टर और कैपेसिटर जो है ना वो इन्वर्टेड रिलेटेड है। मतलब इसका जब इम्पीडेंस देखोगे एक्सएल, तो वो किसके बराबर होती है, J⍵L। मतलब जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा हूँ वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रही है। रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो इसका वोल्टेज ड्रॉप जो है वो डिक्रीज होने लग जाएगा। डिक्रीज कब होता है, जब पोल आता है। ठीक है। तो मतलब क्या हुआ मेरा कहने का, सिर्फ यहाँ पर समझाने का मतलब ये है कि इंडक्टर या कैपेसिटर की पोजीशन डिपेंडेंट होता है हमारे पास, सिस्टम में पोल आ रहा है कि जीरो आ रहा है। सही है ना। मैं आउटपुट किस पॉइंट के ऊपर देख रहा हूँ उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरे पास सिस्टम में पोल है कि जीरो है। मैं सर्किट यही बनाऊं और आउटपुट चेक करूं मैं रजिस्टर के ऊपर, तो बात यही हो गई जो मैंने ये सर्किट बनाया हुआ है। ठीक है ना। तो सही है ना। तो डिपेंड मैं किसके रिस्पेक्टिव से देख रहा हूँ, पोल आ रहा है कि जीरो आ रहा है। सबसे आसान काम, टेंशन ही नहीं, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, ट्रांसफर फंक्शन आ गया, उस ट्रांसफर फंक्शन को देखते हुए बता दो। सर्किट देख के समझने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं आता समझ में तो। मुझे तो अभी मतलब इतना देख चुका हूँ तो डायरेक्टली बता सकता हूँ
कि ये वाला जो सर्किट है इसके अंदर एक पोल मौजूद है, सिर्फ एक पोल मौजूद है, उस पोल की लोकेशन कौन सी है, ओरिजिन के ऊपर है, उसकी लोकेशन मेरी कहीं आगे वागे नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर मुझे ये देख के पता चल जाता है भाई। तो खैर आगे आगे आराम से सीख ही जाओगे तुम लोग भी ये चीजें। एक चलो टाइम तो तकरीबन हो ही गया है रेजोनेंस का, फिर हम लोग आगे ही कंटिन्यू कर लेंगे। तुम लोगों को ना मतलब तंग करने के लिए ना मैं एक सवाल पे पूछता हूँ, है ना, तंग करने के लिए एक सवाल पूछ लेते हैं। लेआउट ब्लैंक, अच्छा ड्रॉ रेक्ट। मेरे पास ना यार एक अदद कैपेसिटर है और इधर भी एक अदद कैपेसिटर है। यहाँ पर अब मैं वी आउट चेक कर रहा हूँ, इनपुट के ऊपर मैंने कोई साइन वेव दी है जो कि ओमेगा के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि डायरेक्ट रिलेशन है ओमेगा के ऊपर। मतलब फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट कोई सोर्स लगाई हुई है, फ्रीक्वेंसी मैं इसकी वेरी कर रहा हूँ, ओमेगा ऊपर और नीचे दोनों साइड पे। मुझे क्या दिखेगा आउटपुट पे, वी आउट क्या मिलेगा। लेट्स से इसका एक्सी मेरे पास 1K था और इसका भी एक्सी 1K था, ठीक है। लेट्स से पहली दफा जब मैंने इसको किसी उसकी वगैरह फ्रीक्वेंसी वगैरह के ऊपर ऑब्जर्व किया तो 1K आ रहा था। अब इस 1K के रिस्पेक्टिव अब मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा हूँ, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से क्या होगा, 1/j⍵c होता है। तो दोनों का यही होगा फॉर्मूला, XC 1/j⍵c। आउटपुट पे क्या मिलेगा मुझे, तो बता सकता है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। सर सेम रहेगा ओमेगा। ओमेगा सेम रहेगा, ओमेगा तो बिल्कुल सेम है यार। सॉरी, आउटपुट तो सेम रहेगा। ओमेगा सेम रहेगा, आउटपुट सेम रहेगा सर, और 2 पोल आएंगे मेरे ख्याल में। हाँ जो बात है, पोल एक भी नहीं आएंगे, ठीक है, ये गलत बात कर दी तुमने। पोल आता तो क्या होता, मैग्नीट्यूड पे फर्क आता, जीरो आता तो क्या होता, मैग्नीट्यूड पे फर्क आता। सर, तो सर दो हमारे पास फ्रीक्वेंसी वाले हैं ना सर, तो इसमें एक भी पोल नहीं 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 आएगा। नहीं 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 नहीं। मैंने क्या बताया, जब भी हम लोग ना रेजिस्टर के साथ किसी कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, या तो कैपेसिटर लगा दूं या तो रेजिस्टर के साथ इंडक्टर लगा दूं, तो हमारे पास पोल आ रहा है। ये कब आ रहा है, जब मैं एक फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट और एक फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट चीज को एक साथ जोड़ दूं, ठीक है। मतलब मेरा ये सवाल जो ये पूछा है ना, उसका यही मकसद था। इससे हो क्या रहा है, अभी दो कैपेसिटर लगा देने से फ्रीक्वेंसी जितनी इसकी डिक्रीज हो रही है उतनी इसकी भी डिक्रीज हो रही है भाई। रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा हूँ, तो दोनों की वजह से जो 1K था, मतलब 1K कब आया होगा, जब इन दोनों की वैल्यू जो है सेम होगी, 1 माइक्रो, इसकी भी 1 माइक्रो होगी। जब दोनों 1 माइक्रो फेरेड के थे, तो इम्पिडेंस जब मैं निकालूं 1 हर्ट्ज पे और इम्पिडेंस निकालूं 10 हर्ट्ज पे, तो जो 1 हर्ट्ज पे वैल्यू इसकी आ रही है वही 1 हर्ट्ज पे इसकी भी आनी चाहिए, और 10 हर्ट्ज पे जो इसकी आ रही है वैल्यू वही 10 हर्ट्ज पे इसकी भी आनी चाहिए। जब वैल्यू दोनों की सेम है तो वोल्टेज डिवीजन भी सेम होगी। तो मतलब हमेशा मेरे पास 0.5 टाइम्स वी इन आएगा, इसके ऊपर वी आउट जो है आधा हो जाएगा ना, जब सेम रेजिस्टर होता है तो डिवीजन में वोल्टेज डिवाइडर जी सर। आधा कर देता है। तो यही होगा थ्रू आउट, चाहे मैं कोई भी फ्रीक्वेंसी सेट कर दूं। तो मेन मकसद मेरा बताने का क्या है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट, या कुछ ऐसा हो कि फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट एक है लेकिन उसका रिलेशन इनवर्स हो, एक का डायरेक्ट हो। यानी कि इस कैपेसिटर को अगर मैं रिप्लेस करके इंडक्टर लगा दूं ना, क्या यार इंडक्टर कैसे बनता है, इंडक्टर, ठीक है, इंडक्टर अगर मैं लगा दूं इस पॉइंट के ऊपर, अब क्या हो रहा होगा, इससे रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है। तो अब जाके मेरे पास कोई पोल या जीरो मेरे सिस्टम में दिख रहा है, ठीक है ना। लास्ट वाले केस के अंदर जब दोनों कैपेसिटर्स थे, तो दोनों कैपेसिटर्स की वजह से क्या हो रहा था, इसकी भी वैल्यू डिक्रीज हो रही थी, वैल्यू डिक्रीज हो रही थी, मेरे पास यहाँ पर कांस्टेंट मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है, तो ना सिस्टम में पोल है ना सिस्टम में जीरो है। तो सिस्टम में जीरो और पोल करवा क्या रहा होता है, मेरे मैग्नीट्यूड को वेरी करवा रहा होता है भाई, ठीक है। बात समझ में आ गई यहाँ तक। यस सर। तो फिर तो इंडक्टर में भी ऐसा ही होगा, तो अगर दोनों इंडक्टर होंगे तो। बिल्कुल ऐसे ही होगा, दोनों इंडक्टर होंगे तो ऐसी मजाक हुआ। तो इसीलिए हम लोग जो है ना, जब भी के लिए वैल्यू सेम होना जरूरी है, जैसे आपने दोनों की वैल्यू सेम रखी है, 1 के वो अगर आगे जरूरी, पीछे हो तो। आगे पीछे हो तो कोई मसला नहीं। लेट से मैंने कोई 0.1 माइक्रो था, 0.1 माइक्रो के हिसाब से लेट से बन जाता है ये 0.1K, ठीक है, यानी कि 100 ओम ये हो गया, ये 1K ही रहा, ठीक है।
तो मेरे पास इन दोनों का वोल्टेज डिवीजन कोई एक फिक्स बन जाएगा, ठीक है, जो भी बनेगा 0.1 वी इन, 0.1 वी इन बनेगा ना, या जो भी बनेगा यार, समझ जाओ बस मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। डिवीजन लेकिन वही कांस्टेंट रहेगी। डिवीजन कितनी आएगी, एक्स सी ये वाला डिवाइड बाय, मतलब इसको 1 कह देता हूँ, इसको 2 कह देता हूँ, तो एक्स सी 2 डिवाइड बाय एक्स सी 1 प्लस एक्स सी 2, ठीक है। ये डिवीजन जो है ना वो हमेशा सेम रहेगी, ठीक है ना। इसका रिजल्ट जो है वो हमेशा कांस्टेंट आएगा कोई, सही है ना। चाहे मैं कोई भी फ्रीक्वेंसी पे ले जाऊं, इन दो कैपेसिटर्स की वजह से ये है। तो मतलब मेन समझाने का ना कि पोल्स और जीरोस और ये सारी चीजें होती क्या है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन जब मैं कैपेसिटर और रेजिस्टर्स वगैरह का लगा रहा हूँ तो क्या इफेक्ट हो रहा है। अब बस हम जो तुम लोग लास्ट कोर्सेज वगैरह में एनालाइज करते हुए आए हो ना, रेजिस्टर कैपेसिटर और इंडक्टर्स वगैरह डीसी के अंदर क्या ऑपरेट कर रहे होते हैं वो तो सीख लिया। अब एसी के अंदर उनका रिस्पॉन्स, उनका बिहेवियर क्या होता है वो तुम लोग देखने जा रहे हो आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा था यार, एक आरसी अगर सिंपल लगा दूं तो उसका लो पास फिल्टर वाला रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। लेट्स से हम लोगों का रेडियो वगैरह कितने पे चल रहा होता है, 101 मेगाहर्ट्ज या 100 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। अब 100 मेगाहर्ट्ज हमारा कान जो है वो आराम से सुन नहीं सकता। हमारा जो हियरिंग वो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 20 से 20 किलोहर्ट्ज, ठीक है। इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ना, इससे कम फ्रीक्वेंसी में सुन सकता हूँ। तो 101 मेगा के ऊपर आ रहा है भाई रेडियो, तो 100 मेगा पे आ रहा है रेडियो, तो हमने क्या करना होगा यार, इस 100 मेगा में से ना मुझे रिट्रीव करना है वो 20K का सिग्नल, या 20K के दरमियान में जो भी है, लेट्स से 200 से 4K तक का कुछ होता है शायद वॉइस, या 400 तक का होता है जो ह्यूमन वॉइस होती है। बाकी फिर डिफरेंट चीज़ों की वॉइस होती है सर जैसे, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो गई है सर। हाँ यार मतलब थोड़ा सा लंबा हो रहा है। तो खैर मतलब एप्लीकेशन वाइज बता रहा हूँ, मुझे अब लो पास फिल्टर चाहिए भाई, ये हाई फ्रीक्वेंसी मुझे एलिमिनेट करना है। तो हाई फ्रीक्वेंसी एलिमिनेट कैसे होगी, एक रेजिस्टर एक कैपेसिटर लगा दो, इनपुट पे लगा दो 1 मेगा, यानी कि रेडियो को जोड़ दो, रेजिस्टर कैपेसिटर, इस कैपेसिटर को मैंने माइक के साथ जोड़ दिया, माइक का सिंबल ये होता है, सही है भाई, माइक के साथ जोड़ दिया, लो भाई आ गया मेरे पास, कुछ आवाज आना शुरू हो गई। ये मेरे पास 100 मेगा है, यहाँ पर लो पास फिल्टर होके वो 100 मेगा मैंने एलिमिनेट कर दिया, सिर्फ बचा क्या मेरे पास, जो भी लो फ्रीक्वेंसी है। खैर इतना सिंपल भी नहीं होता, बस एक आइडिया देने के लिए तो मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। तो खैर एंड करते हैं आप यहाँ पर, बहुत हो गया। स्टॉप शेयर।